गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आपके साथ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पर के मूल अधिकार के खंड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोग ने मूल अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका भारतीय संविधान में और हमारे जीवन में, नागरिकों के जीवन में इसका क्या महत्व है, इसको देखा। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक की यात्रा को कल हमने पूर्ण किया। उन अनुच्छेद 12 से 15 तक के अनुच्छेदों को हम लोगों ने विस्तृत गहन अध्ययन किया कल की क्लास में कि ये क्या होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब जैसा कि हमारे जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, उनमें पहला राइट टू इक्विटी, जिसको हम समता का अधिकार भी बोलते हैं, उसमें अनुच्छेद 14 और 15 को हमने देखा। आज हम उसी समता के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए अपने मूल अधिकार के खंड को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें आज हम अनुच्छेद 16 से अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ठीक, अपनी क्लास को तो कल 15 तक हुआ था, आज 16 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। ठीक, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये आर्टिकल 16। देखिए, आर्टिकल 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। ठीक, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इस अनुच्छेद 16 में भी जो है कुल 5 खंड हैं। ठीक, हम विस्तृत से सारे खंडों को अभी आगे चलकर देखेंगे। और अनुच्छेद 16 जो है, जैसे मैंने ऊपर लिखा, ये अवसर की समानता की बात करता है। दरअसल अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में, यानी कि सरल भाषा में अगर हम समझे तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। ये लोक नियोजन में, बिल्कुल सरल भाषा में अगर लोक नियोजन को आप कहें तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अवसर के समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। सरकार सबको सरकारी नौकरियों में प्रत्याभूति प्रदान करता है। सरकार सभी को सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर प्रदान करेगी। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि कई खंडों में अनुच्छेद 16 है, तो अनुच्छेद 16 एक क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। अनुच्छेद 16 एक यही बोलता है कि राज्य, अनुच्छेद 16 एक बोलता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए सरकार जो है सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराएगी। ठीक, राज्य के अधीन यानी सरकार के अधीन आने वाले किसी भी पद, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति, ठीक, दोनों चीजों को देखिएगा, यानी कि मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों की बात कर रहा है। नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक, नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी सरकारी नौकरी होगी, यानी राज्य के अधीन जो भी पद आएगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, 16(2) क्या बोलता, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, 16(2) इसके आगे की बात करता है। 16(2) बोलता है, जब आप 16(2) को देखेंगे तो आप जरूर अनुच्छेद 15 से कंपैरिजन करते हुए चलिए। ठीक, जो मैंने कल आपको अनुच्छेद 15 बताया था, अनुच्छेद 16 जो है अनुच्छेद 15 से भी व्यापक की बात करता है। अनुच्छेद 15 में हमने कल क्या देखा था कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, यानी रिलीजन, बर्थ प्लेस, ओरिजिन, कास्ट और जेंडर, इन 5 आधार पर सरकार किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। राइट, अनुच्छेद 16 उससे भी आगे की बात करता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 16(2) क्या बोलता है।
ये अनुच्छेद 16(2) जो है ये इन 5 जो मैंने आपको बताया था, धर्म, मूल वंश, है ना, कल अनुच्छेद 15 में उन्होंने देखा था, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 कहता था। 16 इन 5 की तो बात करता है, इसके अलावा 2 और पॉइंट की बात करता है जो अनुच्छेद 16 को अनुच्छेद 15 की तुलना में ज्यादा व्यापक बनाते हैं। वो 2 पॉइंट और कौन से हैं? वो 2 पॉइंट हैं उद्भव एवं निवास। उद्भव एवं निवास, इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 16 को मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 15 से भी ज्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि ये इन 5 के अलावा उद्भव और निवास, इन दोनों आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करने को राज्य को सलाह दे रहा है। ठीक, और राज्य आपसे बोल रहा है कि हम इन 7 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, वैसे तो 5 स्थितियों में है, लेकिन नौकरी प्रदान करने की स्थिति में 2 चीजें और आ जाती हैं कि किसी का उद्भव कहाँ से हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, उसका निवास कहाँ पर है, हमें से कोई मतलब नहीं। सबको राज्य के अधीन आने वाले पद के लिए भारत के सभी नागरिक जो है एक समान है। ठीक, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 16(3), अब इस अनुच्छेद 16(2) का अपवाद हो जाता है। ठीक, तो कैसे हो जाता है अनुच्छेद 16(3), 16(2) का अपवाद? तो देखते हैं। एक्चुअली अनुच्छेद 16(3) जो है वो संसद को ये शक्ति प्रदान कर देता है कि वो विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निवास की जो अर्हता है उसको वो विहित कर सकता है। यानी कि आप ये समझ जाइए, कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट को ये राइट दे देता है कि वो जो आपने लिखा है कि वो उद्भव, निवास, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, उसके आधार पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा एक क्लॉज बनाने का अधिकार देता है। यानी अगर पार्लियामेंट को ये लगता है तो किसी राज्य के लिए निवास की शर्त को वो क्या कर सकता है, इसमें से हटा सकता है। यानी वो राज्य चाहे तो फिर जो है अगर पार्लियामेंट कानून बना देगी तो उस राज्य के लिए निवास की शर्त को कंपलसरी किया जा सकता है। ठीक, किया भी गया स्पेशल क्लॉजेस के साथ। जैसे तेलंगाना है, तब तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता था, आज तो एक पृथक राज्य है। ठीक, तो तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इन राज्यों में कुछ स्पेशल क्लॉज के तहत निवास की अर्हता को रखा जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं, अगर आप वहां की वैकेंसीज को डालते हैं, अगर सिर्फ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे नीचे की वैकेंसी होगी। ठीक, जो क्लरिकल लेवल की वैकेंसी, तो वहां पर कई राज्यों में ऐसा होता है कि वहां पर निवास की अर्हता रख दी जाती है। जैसे कई स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ जिनमें से, वहां पर ऐसा हो जाता है कि वहां का आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वहां पर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही व्यक्ति इस संबंधित पद के लिए फॉर्म डाल सकता है। ठीक, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं हो रही है, उससे नीचे के पदों पर। ठीक, तो जो क्लरिकल लेवल तक के पद हैं, ठीक, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे कुछ नौकरियों के लिए राज्य जो है स्पेशल प्रोविजन ला सकता है, यानी कि निवास की अर्हता को विहित कर सकता है। तो आर्टिकल 16(3), 16(2) का अपवाद हो जाता है। तो आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 16(3) के तहत क्या कर सकता है पार्लियामेंट? अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद जो है वो, अनुच्छेद 16(3) जो है संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी राज्य, ये मतलब कानून बनाकर किसी राज्य के लिए जो निवास की अर्हता है उसको विहित कर सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो निवास की अर्हता को विहित कर सकता है। ठीक, कौन? संसद कर सकती है
एक कानून के द्वारा संसद किसी विधि द्वारा कर सकती है, लॉ बनाकर। और बनाया गया है, किस किस के लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है तेलंगाना के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, मणिपुर, त्रिपुरा और कुछ ऐसे ही संबंधित विशेष राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए जहां संसद को लगता है कि वहां पर इसके लिए एक ये निवास की अर्हता को जो है कुछ समय के लिए या जो है रोका जा सकता है, क्योंकि वहां की ऐसी परिस्थितियों की मांग होती है। ठीक, अब इस कड़ी में जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 16(4), 16(4). ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 16(4) को पूछा गया। तो आप हर चीज को ध्यान से इसमें देखिएगा कि 16(1) क्या कह रहा है? राज्य के अधीन किसी भी पद पे नियोजन पर या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जबकि 16(2) क्या बोल रहा है? वो धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन 16(3) जो है वो 16(2) का अपवाद है। यहाँ पर संसद को ये विधि शक्ति प्रदान है कि वो विधि के द्वारा किसी राज्य के अधीन आने वाली सेवा के लिए जो निवास की अर्हता है उसको विहित कर सकता है। ठीक, और ऐसे कई राज्यों के लिए बनाया भी गया है। 16(4) सरल भाषा में इसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको आप सामान्यतः ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर आप बहुत सरल भाषा में बोले तो इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, एक्चुअली आरक्षण का प्रावधान किया। एक्चुअली राज्य को जब ये लगता है या महसूस होता है कि ऐसे पिछड़ा वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व, आप चाहे तो इसको वोट भी कर सकते हैं, कि इसके तहत राज्य ऐसे पिछड़ा वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो किसके लिए? 16(4) में। तो अगर आपका प्रश्न आएगा कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसके तहत प्राप्त होता है, तो 16(4) के तहत, क्योंकि राज्य को यानी सरकार को ये महसूस होता है कि ये जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, इनका जो सरकारी सेवाएं हैं, जितना इनका जनसंख्या में प्रतिनिधित्व है उतना इनका उचित प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है। तो सरकार को महसूस होता है, तो सरकार उनके लिए अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक, ये हुए अनुच्छेद 16 हमारा पूरा कंप्लीट हो। अब हम अपने नए अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 17 की तरफ बढ़े। ठीक, आई होप आपको ये आर्टिकल 16 पूरा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर तो सबको समान अवसर की बात हो रही है ना, और यहाँ पर इन 7 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर संसद कुछ विशेष राज्यों के लिए, सभी के नहीं ली, जहाँ पर संसद को ऐसा लगता है तो संसद वहाँ पर कानून बना के उन राज्यों के लिए निवास की अर्हता को विहित कर सकती है। और यहाँ पर सरकार को अगर लगता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ जातियों को, समुदायों को सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो फिर उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया जा सकता है। 16(4) बहुत बार पूछा गया है कि ओबीसी को किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, तो आर्टिकल 16(4). ठीक, आई होप आर्टिकल 16 आपका क्लियर होगा। अब हम आर्टिकल 17 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कल की क्लास में आपसे चर्चा की थी कि मूल अधिकार क्या होते हैं जो राज्य आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं 15(2), 17 मैंने कल बताया था, आर्टिकल 15(2), यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, ठीक, किसी सार्वजनिक होटल, ये सारी जगहों पर कोई व्यक्ति भी आपको, राज्य या कोई व्यक्ति भी आपको किसी को लिंग, जाति, जन्म स्थान, ठीक, और जेंडर के आधार पर आपको रोक नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसी प्रकार अनुच्छेद 17 भी है। ठीक, उसी प्रकार अनुच्छेद 23 भी है, अनुच्छेद 24 भी है। तो वर्तमान में 17 पे, जब 23-24 पे आएंगे तो उसकी जिक्र करेंगे। तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता?
अनुच्छेद 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। देखिए, ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि इस चीज से हम एक लंबे समय तक ग्रसित रहे, अस्पृश्यता। ठीक, आ चुकी 21वीं सदी है ना, विकासवादी दौर है, तब से अब समाज में, परिस्थितियों में, ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से देश में यकायक परिवर्तन आ चुका है और आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से परिवर्तन आ चुका है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन आया, अभी शेष है और आना। ठीक, अभी और आना शेष है। तो हमारा जो भारत देश है वो कई अपनी अच्छाइयों, विभिन्नता, संस्कृति, समाज, अपनी शिक्षा, ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन तब भी उसके साथ साथ कुछ ऐसी विसंगतियां रही हैं जो पीड़ा देती हैं। ठीक, तो हमारे समाज की ये पीड़ा थी अस्पृश्यता। ये सत्य है कि हमारे समाज में ये कुरीति के रूप में विद्यमान थी। ठीक, और काफ़ी ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अस्पृश्यता के विषय में दिखाई पड़ती कि समाज में व्याप्त थी। आज आपको सोच के लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज चूंकि परिदृश्य बदल रहे हैं तो आज हम लोग को लगता है कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन एक समय में ये चीज़ थी, आज भी है, पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुई है। दूर दराज के इलाकों में ऐसा माना जाता है, ऐसा लेखों में आया है कि अभी भी चीज़ें हैं। तो ये चूंकि बहुत बड़ी समस्या थी, तो संविधान निर्माताओं ने समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया। ठीक, और ये कुछ मूल अधिकारों में है जो न सिर्फ राज्य के विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान करता, बल्कि एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, इसमें लिखा गया है, इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णता समाप्त करते हुए, अस्पृश्यता के अंत को, इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णता समाप्त करते हुए किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया। ठीक, तो ये जो अनुच्छेद 17 है ना, ये प्रावधान करता है कि ना राज्य, ना कोई व्यक्ति किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के साथ इस छुआछूत के आधार पर, यानी अस्पृश्यता की तुम मुझे मत छुओ। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि एक बार की भारत की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ठीक, कि मुझे मत छुओ, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी समस्याओं से तो आप निदान पा लेंगे, लेकिन जब तक आप समाज में समता नहीं लाएंगे तो वो समाज की सबसे बड़ी विषमता होती है। ठीक, अगर आपके समाज में समता नहीं है तो आप यकीन मान लीजिए कि आपके समाज की सबसे बड़ी विषमता यही है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो समता का एक विशिष्ट उदाहरण है, न सिर्फ समता का उदाहरण है, बल्कि अनुच्छेद 17 जो है वो आचरण और व्यवहार दोनों में समानता का प्रावधान लाता है। तो इसीलिए ये बड़ा ही समझने का और अपने व्यवहार में लाने का, आचरण और व्यवहार में समानता की बात करता है। भाई, जब हर व्यक्ति अपने सामने वाली व्यक्ति से आचरण और व्यवहार में समानता ले आएगा, ठीक, तो फिर अस्पृश्यता बची कहाँ? ठीक, अगर आपके व्यवहार में ये दो चीजें नहीं है, आचरण और व्यवहार, तभी तो आप किसी से किसी आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन आपका आचरण सभी से समान रहे, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, आप सबसे आपके व्यवहार में एक सकुशलता हो, तो फिर ये समस्या आएगी। ठीक, तो अनुच्छेद 17 इसी की बात करता है। चूंकि ये कुरीति थी तो संविधान निर्माताओं ने इसके लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान रखा कि इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णता समाप्त करते हुए, कंप्लीट अथवा समाप्त करते हुए, उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण को प्रोहिबिटेड किया जाता है, निषिद्ध किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति से किसी भी आधार पर अस्पृश्यता का जो है व्यवहार नहीं कर सकता कि तुम मुझे मत छुओ, तुम फलाने हो, तुम उस जाति के हो, तुम उस जाति हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके लिए दंडनीय अपराध है इसके तहत, समझ रहे हैं? दंडनीय अपराध, पनिशेबल एक्ट। ठीक, आर्टिकल 35 जब बताऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा अनुच्छेद 35 में संसद को ये शक्ति है कि वे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कानून भी बना सकती है। ठीक, संसद को शक्ति है कि वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर दंडनीय अपराध के लिए कानून बना सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर एक कानून बना सकती है जिसके तहत दंडनीय अपराध यानी पनिशेबल, किसी को पनिश किया जा सकता है। ठीक,
तो 35 के तहत संसद को ये पावर है। तो जब 35 में आएंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी अपने आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो संसद ने इसी के लिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा भी दी जा सके, इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लेकर आए। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, एबोलिशन पनिशबल एक्ट 1955, ये लेकर आया गया 1955 में कि अगर कोई व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, छुआछूत के आधार पर, तो फिर उसको अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत सजा भी दी जा सकती है। बाद में इसी 1955 के कानून को 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1959, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और इसको कब चेंज किया गया? 1976 में। ठीक, इसका नाम चेंज कर दिया गया। जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया। तो यदि अब किसी व्यक्ति ने किसी के साथ किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता का भाव रखा, उसके साथ इस आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया, या उसको बोला कि तुम्हारी छुई चीज को मैं नहीं छू सकता हूं, मेरी छुई चीज को तुम मत छुओ, मुझे मत छुओ, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मिलता है अनटचेबिलिटी का, तो उसको सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के तहत सजा दी जा सकती है। ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा नासूर था हमारे देश के लिए, और संविधान निर्माताओं ने बड़ी बाखूबी जो है इसको समाप्त किया है, और बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक, तो जो है इसके निवारण के लिए जो है हमारी संसद ने एक कानून बनाया। ठीक, सख्त चीजों के लिए सख्त कानून होने चाहिए। ठीक, चलिए, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 चारों को हमने बड़े अच्छे से देखा। अब हम अपने अगले अनुच्छेद 18 की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 18 क्या बात करता है? ये हमारे समता के अधिकार यानी राइट टू इक्विटी वाले में हमारा आखिरी, हमने आपको चर्चा की थी हम लोगों ने कि 14 to 18 तक जो है समता का अधिकार है, यानी आर्टिकल 14 to 18 जो है राइट टू इक्विटी का है। तो उसमें अनुच्छेद 18 जो है वो इस समता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद है। ठीक, तो आर्टिकल 18 क्या बात करता है? अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। देखिए इसको क्यों रखा गया? इसके द्वारा अनुच्छेद 18 जो है ये प्रावधान करता है, ये राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है? ये राज्य को अर्थात सरकार को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से रोकता है। ठीक, तो किस प्रकार की उपाधियां, क्या है ये, क्यों रोका गया, इसको देखते हैं। ठीक, जब हमारा करने से रोकता, जब कोलोनियल पीरियड चल रहा था तो अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय वर्गों को, जो अंग्रेजों की सेवा में तत्पर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए कार्य किया उनके लिए रहकर, तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होने को खूब सारी उपाधियां दी। जैसे आपने सुना होगा सर की उपाधि, ठीक, सर, राय बहादुर, ठीक, दीवान बहादुर, ऐसी कई उपाधियों से अंग्रेजों ने उनको अलंकृत किया था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक, और 1950 में जब संविधान को लागू किया गया,
तो हमने ये प्रावधान रखा कि ऐसी किसी भी, तो जब संविधान ये प्रावधान रखा गया तो हमने ये निश्चय किया कि हम ऐसी किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत कर देंगे जो हमें ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड की याद दिलाता हो और जो कहीं ना कहीं जिसमें एक साम्राज्यवादी सोच की झलक मिलती हो, है ना। ये तो फिर किसी व्यक्ति को, किसी को सर बोला जा रहा है, किसी को सब इक्वल। जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन उपाधियों को कैसे रखा जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन राज्य, जो मैंने आपको दिखाया, अनुच्छेद 18 क्या बोल रहा है, राज्य को उपाधियां प्रदान करने, यानी स्टेट कोई उपाधि दे नहीं सकता और कोई नागरिक कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, सिवाय दो चीजों की। किसकी? राज्य दो चीजों को प्रदान कर सकता है उपाधियां, और दो चीजों की नागरिक ग्रहण कर सकते हैं। एक तो सेना, मिलिट्री उपाधियां, और दूसरा शिक्षा, एकेडमिक। ठीक, यानी जैसे कोई, किसी ने एमबीबीएस किया तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, किसी ने पीएचडी की है तो डॉक्टर, उसको भी लगाने का अधिकार है। तो ये शिक्षा संबंधित है, वो लगा सकता है। सेना के लोग अपनी उपाधियों का वो करते हैं। जैसे आप पद देखिए, जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट दिस, ठीक, कैप्टन, हेलो आई एम कैप्टन दिस, है ना, वो अपने नाम के आगे उसको लगाते हैं। तो वो चूंकि सेना और शिक्षा दो चीजों में जो इनको पोस्ट होती हैं, उनको एज आप वो यूज कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, लेकिन वो क्या है दोनों, वो किसी को किसी उस विशेषता का प्रदान नहीं कर रहा है, वो उनकी चूंकि जॉब प्रोफाइल में और उस पे उनके पद का है तो उसको लेने की छूट दी गई है। और शिक्षा संबंधी आप पीएचडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक ठीक, कुछ लोग देखिए एडवोकेट लगाते हैं, आई एम एडवोकेट दिस, आई एम लॉयर दिस। ठीक, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से संबंधित है। वो तो खैर उन्होंने उसकी डिग्री प्राप्त की तो लगा लेते हैं। आप देखिए लोग अपने नेम, घर के आगे नेम प्लेट लगा लेते हैं, एडवोकेट दिस, लॉयर दिस, कोई शिक्षा से जुड़ी है। ठीक, या सेना वाले लगाते हैं। वो रिटायर्ड होने के बाद भी बताया जाता है कि रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, है ना, अक्सर आप सुनते होंगे। तो रिटायर्ड होने के बाद भी बताते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दिस। बोला भी जाता है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारे बीच में है, रिटायर्ड जनरल हमारे बीच में, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हमारे बीच में है ना। तो सेना और शिक्षा, इन दो चीज की उपाधियों के लिए जो है छूट है। बाकी कोई भी प्रकार की उपाधि ना तो राज्य प्रदान करेगा और ना ही कोई नागरिक ग्रहण कर सकता। ठीक, अब एक प्रश्न आएगा कि जब राज्य इसको प्रदान ही नहीं करेगा तो नागरिक ग्रहण कैसे करेगा। इसका मतलब है कि कोई नागरिक हमारा विदेश से भी कोई उपाधि जो है ग्रहण नहीं कर सकता, यानी सर, राय, टाई, ये ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक, हाँ, और कोई विदेशी नागरिक जो भारत में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर है, वो भी किसी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करना चाहता है, कोई भारतीय भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, तो फिर उसे राष्ट्रपति से कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेनी होती है। राइट, तो यहां तक हमने अपने अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्विटी को हमने समझ लिया है। ठीक, अब हम अपने अगले अनुच्छेद यानी अपने अगले मूल अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की बैकबोन है। कल भी मैंने बताया था, इट्स अ ब्यूटी ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, चलिए, तो अब हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है हमारा, जो 6 मूल अधिकार है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, समझ लीजिए बैकबोन है फंडामेंटल राइट का। अगर इसको, अच्छा, बैकबोन है और विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले इसी को जो है ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। ठीक, आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैंने आपको बताया कि जितने ये मूल अधिकार हैं उन सब में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, इट इज द बैकबोन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। ठीक, तो क्या है ये, तो इसके अंतर्गत, इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल
6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम वो 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए, तो जो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, पहले उनको देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किस 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक, इसमें जो सबसे पहला है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अब भाई सबसे पहली आजादी व्यक्ति किस चीज की मांगेगा? कहेगा हमें बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, ये ब्यूटी है। ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अंतर समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, अभी देखेंगे, पहले हम उन 6 मूल अधिकारों को लिख लेते हैं। हालांकि जब संविधान बना था तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुल मूल अधिकार कितने थे? 7 प्रकार के, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जिसको बाद में आर्टिकल 31 में था कैंसिल कर दिया गया था। उसी प्रकार आर्टिकल 19 में भी 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। लेकिन इसको भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा एक अनुच्छेद 19 के तहत आने वाले स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तहत आने वाले अधिकार को हटा दिया गया और अब ये 6 है। तो 7 वो कौन से थे जिसको हटाया गया, थोड़ा उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, अभी आगे देखेंगे। दूसरा है जब भाई पहला आदमी बोलेगा हमको बोलने की आजादी दे दो और हमको अभिव्यक्त करने की आजादी दे दो, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच मतलब होता है कि आप अपनी बात को कह सकें। अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्त स्पीच से और आगे की अवधारणा। अभिव्यक्ति जो होती है वो एक बहुत व्यापक अवधारणा होती है। ठीक, इसका मतलब होता है कि आप अपने विचारों तक को अभिव्यक्त करने की बात कर रहे हैं। ठीक, एक्सप्रेशन स्पीच से अलग होता है। स्पीच में तो आपने अपनी चीज को बोल के कह दिया। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं आप अपनी चीज को बोलें, आप अपनी भाव भंगिमाओं से भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। मानिए कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज बोल रहा है, वहां पर कोई चीज हो रही है और आप उस चीज से सहमत नहीं है और लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं, तो आपने अपने विचारों से अपनी अभिव्यक्ति कर दी। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आप बोल के बताएं, है ना। इंडिया क्रिकेट में जीत जाती है, ठीक, तो जरूरी नहीं है अगर आप ग्राउंड में हैं और 2 टीमों का मैच हो रहा है तो 2 टीम के सपोर्टर्स होंगे, है ना। आप सिर्फ फ्लैग को होस्ट करते हो, यहां से वहां झंडा लहरा देते हो, तो समझ में आ जाता है कि आप किसके समर्थक हैं। आप भारतीय टीम के समर्थक हैं और भारतीय टीम की जीत की जो है आप जो है समर्थन करने आए। तो आपने बिना बोले अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया। अभिव्यक्त जो है वो स्पीच यानी एक्सप्रेशन जो है वो स्पीच से आगे की बात होती है। अभिव्यक्ति एक वृहद अवधारणा होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। चुप रहने का अधिकार भी एक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अधिकार है, आप समझ लीजिए, है ना, कि आप चुप हैं। आप कभी चुप रहकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, आप सहमत नहीं होते हैं तो आप चुप रह जाते हैं, तो वो चुप रह जाना भी एक तरह से आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है ना। तो आपने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, ठीक, सिर्फ भाव भंगिमाओं से। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको ऐसे कस के देख दिया, तो समझ गया कि इनको ये चीज पसंद नहीं है। आपने कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ इस तरह से उसको देखा कि वो व्यक्ति समझ गया। ये होता है एक्सप्रेशन, ठीक। बिना कुछ बोले भी आपने अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दिया, ठीक। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पहला है। दूसरा है जब आप बोल लेंगे, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को रख लेगा, अच्छा बोलेगा, तो जाहिर सी बात है उसको लोग पसंद करेंगे, तो वो चाहेगा कि मुझे और ज्यादा लोग सुनिए, है ना। अगर मैं आज आपसे कोई बात करूं, आपको मेरी बात पसंद आए, ठीक, तो क्या होगा, मैं चाहूंगा भाई और लोग मेरी बात को सुने, ठीक। तो अगला अधिकार इसी के तहत दिया गया, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तो कहेगा भाई और लोग सुनने आए, तो और लोग कहाँ सुनने आएंगे, उसको सम्मेलन में सुनने आएंगे, है ना। तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, राइट टू मीटिंग पीसफुली विदाउट, निरायुध सम्मेलन का अधिकार, राइट टू मीटिंग पीसफुली विदाउट एनी वेपन, राइट टू मीटिंग पीसफुली विदाउट एनी वेपन, यानी
शांतिपूर्वक मीटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के। ठीक, तो आप इसको समझिएगा कितनी खूबसूरती से इस आर्टिकल 19(1) में जो 6 प्रकार के अधिकारों को जो है सम्मिलित किया गया है ना। आर्टिकल 19 जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ऐसे अनुच्छेद 19 2 पार्ट में है, एक आर्टिकल 19(1), एक आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और आर्टिकल 19(2) उन चीजों की बात करता है जो इन मूल अधिकारों पर विशेष परिस्थितियों में युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, सरकार आपसे इन मूल अधिकारों को कभी नहीं छीन सकती, ना इनमें कोई नकारात्मक परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सरकार विशेष परिस्थितियों में इन मूल अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सरकार आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है, वो आर्टिकल 19(2) में। तो पहले 19(1) देखते हैं, फिर 19(2) को भी देखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति बोलेगा, बोलने के बाद कहेगा भाई हमको मीटिंग करने का अधिकार दे दो ताकि हमारी बात अच्छी है, लोग और ज्यादा लोग सुने। जब उसकी बात से और ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे, फिर उसके मन में आएगा भाई एक संगठन बना ले, है ना। तो फिर वो कहेगा कि भैया हमें संगठन या संघ बनाने की शक्ति का स्वतंत्रता दे दो, राइट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, ये सब बनती हैं, ये किसके तहत बनती है? ये यही आर्टिकल जो है 19(3) उनको अधिकार देता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, कोई ट्रेड यूनियन बन सकती है, कोई कंपनी बन सकती है, कोई सोसाइटी बन सकती है। ये सब आर्टिकल 19(3) आपको और हमको ये स्वतंत्रता देता है। तो भाई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, उसको बहुत ज्यादा लोग मीटिंग में सुनने आए। मीटिंग में सुनने आए लोगों ने कहा भाई आप भी कुछ कर सकते हो उस देश के लिए। तो उसको लगा कि अब मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, या एक कंपनी बनानी चाहिए, एक सोसाइटी बनानी चाहिए। तो फिर आर्टिकल 19(3) उसको संगठन बनने का भी अधिकार देता है। अब जब उसका संगठन बन गया तो उसको लोग जानेंगे कैसे? जब वो उसका प्रचार करेगा। प्रचार करने के लिए उसको निकलना पड़ेगा, जगह जगह घूमना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। तो फिर अनुच्छेद 19(4) क्या बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। ठीक, राइट टू विजिट विदाउट एनी लाइसेंस, या राइट टू रोमिंग विदाउट एनी लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया। यानी ये जो राज्य है, यानी जो भारत देश है, ये समस्त नागरिकों का है। तो आप पूरे भारत में निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक, कोई रोक टोक नहीं होगी। किन परिस्थितियों में इन सब पे रोक टोक है वो आर्टिकल 19(2) में है, अभी उस पर हम आएंगे। ठीक, तो आपको कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप घूमिए आराम से। ठीक, तो स्वतंत्रता है। 5वां, भाई घूम लिया, अब कहीं रहेगा भी तो व्यक्ति, तो भाई कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता, राइट टू विजिट, है ना भाई। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, है ना। मानिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी, है ना, कल को आप बाहर गए, है ना, मानिए महाराष्ट्र गए, आपको मुंबई पसंद आ गई, बहुत लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश से गए बॉम्बे काम की खोज में, है ना, एक्टर बन गए, सफल हुए। ठीक, तो मुंबई में रहने लग गए, तो उनका मन था, वो भारत के किसी भाग में रह सकते हैं। आर्टिकल 19(5) के तहत उनको स्वतंत्रता, भारत के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, कोई कहीं पे भी रह सकता है। इसमें भी कुछ चेक एंड बैलेंसेस है, आर्टिकल 92 में आएंगे, हम देखेंगे क्या क्या चीज है। ठीक, अनुच्छेद 19(1) का 6वां, जो आपको 6ठी स्वतंत्रता दी गई है, ये क्या है भाई? कोई भी वृत्ति, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, है ना, लेकिन लीगल। कोई भी वृत्ति, भाई अगर आपने बोलने की आजादी मिल गई, सम्मेलन करने की आजादी मिल गई, पार्टी बना ली, रहने लग गए, अब भाई कहीं पर कुछ करोगे भी तो तभी तो घर का खर्च चलेगा ना। तो
इसकी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति, ठीक, कारोबार या आजीविका की स्वतंत्रता, है ना, राइट टू ऑक्यूपेशन, है ना, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, लेकिन लीगल होना चाहिए, लेकिन लीगल होना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, आप दुकान लगा सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे कोई पढ़ा भी सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, कोई ऑटो चला सकता है, कोई ठेला लगा सकता है, जिसका जितना सामर्थ्य, जिसकी जितनी योग्यता, वो उस हिसाब का काम कर सकता है, लेकिन कार्य जो भी हो वो वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक कार्यों की अनुमति 19(1) नहीं देता, ठीक। अब इसी में एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। अब आप कहेंगे कल की क्लास में तो सर आपने बताया कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और 7 की जगह 6 मूल अधिकार आ गए। तो अब आप यहाँ बता रहे हैं संपत्ति का अधिकार। जी, अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति का अधिकार था, लेकिन एक अंतर था। अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति का अधिकार था वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए था, कि कोई व्यक्ति अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। भाई अगर कोई व्यक्ति कहीं निवास करेगा तो संपत्ति तो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और जो अनुच्छेद 31 में कल मैंने आपको बताया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको आगे खत्म कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के द्वारा, वो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी की बात करता है, पैतृक संपत्ति की, यानी जो आपके दादा परदादा जी, जो आपके पिताजी आपको दे के चले गए, ठीक। तो आर्टिकल 31 के तहत आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी वाले फंडामेंटल राइट के अधिकार को खत्म करके इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, और उसी के साथ साथ अनुच्छेद 19(1) में जो संपत्ति का अधिकार था इसको भी हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको क्यों आवश्यकता पड़ी? भाई अब आप समझिए, ये आपका फंडामेंटल राइट था, सरकार कोई काम कर रही है, कुछ भी कर रही है ना। जैसे मानिए रेलवे जो है वो केंद्र सरकार का जो है उपक्रम है, लेकिन जो लैंड की चीजें होती हैं, जमीन, वो राज्य सरकार का विषय होता है, ठीक। 3 प्रकार की जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें रेलवेज जो है वो यूनियन यानी राज्य सूची का विषय है, उनका उपक्रम है, ठीक। और जो लैंड एक्विजिशन या जमीन सारी चीजें होती हैं वो राज्य का विषय है, ठीक। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति की जिसको संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त है, अब मानिए रेलवे एक लाइन वहां से लेकर गुजर रहा है, ठीक, और आया भाई सबसे बात करते हुए लेते हुए चला गया। अब किसी व्यक्ति के पास उस जो लाइन को एक्सपेंड कर रहा है, मानिए रेलवे की वो जो लाइन है इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी से होकर गुजरनी है, या फिर आप समझ लीजिए सरकार इस समय NHDP के तहत रेलवे को भी आप हटाइए। NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज भी जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो केंद्र सरकार का विषय है, ठीक। चलिए इसको ले लेते हैं। तो अब इस समय, क्योंकि कॉन्करेंट से हमेशा चीजों को उठाना चाहिए, जितना आप करंट से उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके काम आएंगी। तो अब मानिए कोई जो इस समय 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो मानिए कोई एक्सप्रेसवे निकलना है ना, और फला भाई साहब की एक जो प्रॉपर्टी आ रही है, तो सरकार ने बोला कि भाई यहाँ से एक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, 4 लेन 6 लेन का, पीछे से आ गया, आपकी प्रॉपर्टी को लिया जाएगा। तो ये भाई साहब चले गए, उन्होंने बोला ना 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 भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने बड़ी खून पसीने की कीमत से बनाई, मैं नहीं दूंगा। सरकार ने बोला आपको आपका उचित मुआवजा दिया जाएगा, भाई ऐसा नहीं कि आपसे ले लिया जाएगा। इस आदमी ने कहा नहीं, मैं इसको नहीं हटा सकता, मैंने इसको अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से खरीदा था, और मेरे माता पिता जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी मकान में मेरे साथ गुजारे, मेरी विवाह होकर मैं यहीं पर आया, मेरे बच्चों का जन्म इसी में हुआ, तो मेरी कई सारी यादें जुड़ी, मैं इस संपत्ति को नहीं बेच सकता, ठीक। सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट तो वही बोलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो भैया इसके तहत तो ये इसका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया कि राज्य भी आपसे छीन नहीं सकता, तो फिर तो ये NHDP का प्रोजेक्ट ही रुक जाता। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। यानी सरकार आपसे जब चाहे आपकी इस संपत्ति को ले सकती है, अगर कोई जो है राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्य हो रहा है और उसके बीच में ही आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं ले लेगी आपसे, आपको उसका उचित मुआवजा देगी, है
है ना, जो भी उसका सर्कल रेट है 2 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा के देती है, ठीक। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे आपकी संपत्ति को जबरन नहीं छीन सकता, सिर्फ राज्य ले सकता है, लेकिन वो भी उचित मुआवजा देते हुए। सरकार अभी जितना अधिग्रहण कर रही है जमीनों का, उनके सर्किल रेट से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा लेके दे रही है, ठीक। तो आज वो कानूनी अधिकार है। अब आज आप ये नहीं बोल सकते कि ये एनएसडीपी का प्रोजेक्ट आ रहा होगा पीछे 50-100 किलोमीटर से, भाई हम तो नहीं देंगे, आप अपना पुल थोड़ा घुमा लीजिए, ठीक। क्योंकि अब आपका मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। और राज्य को अगर लगता है कि इसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए तो आपको उचित मुआवजा दे के ही देगा, ठीक। लेकिन मुआवजा देगा आपको, बिना मुआवजे के नहीं ले सकता। तो ये आर्टिकल 19 के तहत जो है 6 क्लॉज है। तो पहले था ये, वर्तमान में तो नहीं है, तो यहाँ तक, ठीक। अब आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है, ये जो युक्त प्रतिबंध की बात करता है, वो ये बात करता है कि भाई भारत सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में इन सभी फंडामेंटल राइट्स पर जो आर्टिकल 19(1) के तहत प्रतिबंध लगा सकता है। वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई मूल अधिकार या कोई चीज भारत की प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी को अगर हर्ट कर रही होगी, तोड़ रही होगी, वॉयलेट कर रही होगी, तो उस परिस्थिति में आपके फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(2) जो है वो हर एक क्लॉज में है, आप ये समझ लीजिए, ठीक। हर एक क्लॉज में, यानी कि जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं उन सब के तहत, अभी मैं आपको बताता चलूंगा, ये क्लॉज जो है वो लागू हो जाता है, ठीक। इन सब के क्लॉज के तहत, ठीक। इन सब के क्लॉज के तहत ये क्लॉज लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की प्रभुसत्ता, एकता या अखंडता को वायलेट कर रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट्स को जो है सीमित किया जाता है। दूसरा, किसी विदेशी राज्य से संधि या मैत्रीपूर्ण संबंधों पर, यानी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये नहीं कि मानिए किसी विदेश के राजनयिक आए हुए हैं और जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है और आप वहां लेकर उनको जो है काया वो बैनर लेके खड़े हो गए, उनके विरोध की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ भारत की विदेश से एक मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो रही है ना, रिश्तों की बात है। अगर वहां पर आपकी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, ठीक, वहां पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक विदेशी राज्य के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध की बात है, ठीक। इसके साथ साथ लोक व्यवस्था, आपका कोई भी मूल अधिकार तब तक ही है जब तक वह लोक व्यवस्था यानी शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भंग ना कर रहा हो। अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज, आपका मूल अधिकार अगर किसी भी प्रकार से किसी राज्य की लोक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को भंग कर रहा होगा, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब कब? इनमें प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में। अगर कोई आप कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, न्यायालय की अगर आप किसी प्रकार से अवमानना नहीं कर सकते, अगर न्यायालय की अवमानना आप कर रहे हैं तो भी आपके मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा मोरालिटी के आधार पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स पर सरकार युक्त निर्बंध लगा सकती है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं आर्टिकल 19(2) के तहत, जिसके तहत राज्य आपके 19(1) के तहत मिले हुए इन 6 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक। अब आपने सारे अधिकारों को देखा, इन सारे अधिकारों में सारी चीजें। अब थोड़ा एक क्विक फटाफट हम देखते हुए चलते हैं। जैसे जो पहला था, ठीक, आर्टिकल 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कि व्यक्ति को अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) के तहत कोई व्यक्ति अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। इसे मैंने बोला, कोई व्यक्ति ये बोल के कर सकता है, कोई है चुप रहकर, शांत रहकर, बिना बोले भी अपने अधिकार को व्यक्त कर सकता है कि भाई मेरा अधिकार ऐसा है, ये है, वह है, ठीक। इसे मैंने बताया आप। तो आर्टिकल 19(1) के तहत जो है इस अधिकार को बहुत गहराई तक जाके इसको व्याख्यायित किया गया। तो कौन कौन से अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत आते हैं, इसको आइए देख लेते हैं, है ना। तो चलिए,
क्योंकि बड़ा, चलिए यहाँ पर नीचे लिखकर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से अधिकार है आर्टिकल 19(1) में। तो वाक एवं व्यक्ति मैंने आपको बता दिया था। स्पीच और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब बिना बोले भी अपनी बात को व्यक्त करना, ठीक। तो जैसे आर्टिकल 19(1) में सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुक जाता। प्रेस जो हमारी मीडिया है, आप देखिए वो निष्पक्ष, हालांकि मीडिया का काम है हर सारी चीजों को निष्पक्षता के साथ दिखाना, तो मीडिया अपना ये काम करता है। तो उनको आप देखिए किसी से भी प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, वो जाके किसी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, व्यक्ति होते हैं, क्यों? उनको ये राइट है आर्टिकल 19(1) के तहत। तो प्रेस की स्वतंत्रता, राइट ऑफ प्रेस, ये इसी के तहत है, आर्टिकल 19(1) के तहत प्रेस की, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप एग्जैक्ट है अधिकार हो गया फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किसके तहत है? इसी 19(1) के तहत। इसके अलावा ये बहुत व्याख्यायित मैंने बताया ना, जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये भी आपको आर्टिकल 19(1) के तहत मिला है। नवीन जिंदल जी ने एक केस लड़ा था, ठीक, उसके तहत 2004 में आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। तो ये आपका मूल अधिकार है। तो आप इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया जीत रही है, तो आपने सिर्फ फ्लैग को जो है होस्ट कर दिया, तो आपने बिना कुछ कहे बता दिया कि मैं भारतीय टीम का समर्थक हूँ और भारत की जीत की खुशी मना रहा हूँ, है ना। बिना बोले आपने सिर्फ फ्लैग बियर किया। ये स्वतंत्रता दिवस होता है, 15 अगस्त होता है, अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने ऑफिस की मेज पर, सब जगह जो है उस नेशनल फ्लैग को हम लोग बियर करके चलते हैं, होस्ट कर सकते हैं ना। हम अपनी टी शर्ट पे, अपने कैप पे, सब जगह रखते हैं। वो बिना बोले आपके प्रेम को बताता है ना। अगर आपकी टी शर्ट पर आपने नेशनल फ्लैग बनवाया, तो आप किसी से बताते हुए नहीं चल रहे हैं कि आपको अपने राष्ट्र से, आपको अपने देश से प्यार है। वो जो आपने अपनी शर्ट पर वो नेशनल फ्लैग बनवा लिया है ना, वो एक्सप्रेस कर देता है कि हाउ यू लव योर कंट्री, है ना। आप इस समय देखिए कई लोग अपने फेवरेट उसकी जो है टी शर्ट्स पर उनके पिक्चर्स बना लेते हैं। जैसे इस समय कई लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बना लेते हैं, कुछ अपने क्रिकेटर्स की बना लेते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो आपको लग जाएगा अरे ये लड़का भगत सिंह को बड़ा पसंद करता है, इसने टी शर्ट पहनी हुई है ना। वो उसका एक्सप्रेशन है। वहां यहाँ उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया, उसने यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज किया। बिना कुछ बोले अपनी बात को अभिव्यक्त कर दिया उसने, ठीक। तो इसी के तहत अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना ले सकती है, प्राप्त कर सकता है कि भाई बताइए आप क्या कर रहे हैं, ठीक। जैसे इस समय पेंडेमिक का दौर है, तो लोग लगा के पूछ सकते हैं कि आप बताइए आपकी क्या तैयारी है, अभी तक कितने इंजेक्शन का उत्पादन हो चुका है, कितने इंजेक्शन लग चुके हैं, अभी तक देश की कितनी % आबादी को इंजेक्शन से आप वैक्सीनेशन उनका पूर्ण कर सके हैं, सरकारें बताती है। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजों के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सूचना आपको नहीं दी जाती है, जैसे सेना से संबंधित चीजें या कुछ गोपनीय, है ना, कि रॉ के कहाँ यूनिट, तो ये नहीं बताया जाएगा कि रॉ के एजेंट किस किस देश में कौन कौन है, कहाँ है ना। या फिर हमारी सेना का डिप्लॉयमेंट बताइए कि हमारे पास हमारे कितने टैंक कहाँ लगे हुए हैं, है ना, कहाँ पर हम कौन सी वो लगा रहे हैं, हमारी पोस्ट बताइए। ये इससे खतरा हो सकता है और शत्रु देश के पास इसकी जानकारी जा सकती है, तो इस विशेष परिस्थिति में राइट टू इन्फॉर्मेशन पर रोक लग सकती है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, जो मैंने आपको बताया था। अब मानिए कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले ही, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। वो बोलेगा तो बोलते क्यों नहीं है ना, आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे। कोई आपसे, आप उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मैंने जो बोला है इसका जवाब दो, एक्सेप्ट घर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो माता पिता पे अप्लाई ना करिएगा, क्योंकि कर तो आदमी वहां पे भी सकता है, लेकिन माता पिता से करता नहीं है, ठीक है। माता पिता के हम सब जो है कृतज्ञ होते हैं, है ना। तो माता पिता अगर हमसे कुछ पूछते तो वहाँ पर बचपन में अक्सर होता था कि सर ये बताइए, अगर आप चुप है तो पापा या मम्मा बोलते थे कि बताना पड़ेगा, चुप क्यों, बोलो बोलो, फिर आप बोलते थे, है ना। अगर नहीं बोलते थे तो फिर कुछ आपको प्रेम पूर्वक जो अस्त्र शस्त्र है उसके प्रयोग से बुलवाया जाता था। लेकिन वास्तविक जीवन में अभी कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ बात कर रहा हो या चीज कह रहा हो और वो आपसे बोले कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, तो आप चुप रह सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है तो वो आपके आर्टिकल 19(1)
में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिले चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और आप इसकी स्थिति में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो चुप रहने का अधिकार है, विज्ञापनों की स्वतंत्रता, ऐसे कई प्रकार के अधिकार आपको 19(1) के तहत मिले, ठीक। 2 मैंने बताया कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन बस इन चीजों को आप वॉयलेट ना कर रहे हो। अगर इसमें से किसी संगठन बनाने से इसमें से कोई भी चीज वॉयलेट हो रही होगी तो उस पर रोक लग सकती है। तीसरा, सम्मेलन में भी यही है, अगर आपकी मीटिंग से कोई भी लोक व्यवस्था को या भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को खंडित करने की बात होगी तो भी इसे प्रतिबंध लग सकता है। अबाध रूप से संचरण की व्यवस्था आप हमेशा घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों में इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अनुसूची 5 और 6 के जो शेड्यूल 5 और 6 में जो लिस्टेड स्टेट्स हैं उस पे जो है ये प्रतिबंध लगाया गया कि जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इसके अलावा कुछ क्षेत्र है अनुसूची 5 और 6 में जहाँ पर ट्राइबल्स लोग थोड़े रहते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो जनजातियां हैं वो अभी अपनी प्रिमिटिव कंडीशन में, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आप पर जो है सरकार वहाँ पर आपको जाने की छूट नहीं देती, आप परमिट लेके जा सकते हो, वो आपके लिए बेटर है, ठीक, क्योंकि वो आज भी उसी प्रिमिटिव कंडीशंस में रह रहे हैं। और जब कोई यहाँ से मानव निकलता है, ठीक, अभी वो विकास को देख नहीं पाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक, तो ये जो है यहाँ पर प्रतिबंध कर सकता है। इसी प्रकार निवास की स्वतंत्रता, ठीक, आप भारत में कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, कुछ राज्यों में रहने के लिए वहाँ पर विशेष परमिट की या अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जाकर संपत्ति नहीं खरीद सकता था और निवास नहीं कर सकता था, लेकिन अभी आपको पता है अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के पश्चात 2019 में अब जम्मू कश्मीर भी है जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अब यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है, तो कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाके बस सकता है, वहाँ संपत्ति भी खरीद सकता है, ठीक। चलिए अगला है आजीविका की स्वतंत्रता। बिल्कुल मैंने आपको बताया आप कोई भी काम कर सकते हैं, बस इनमें से वो किसी चीज का उल्लंघन ना कर रहा हो, ठीक। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में अगर जो है सरकार को लगता है तो फिर वहां पर वो जो है किसी विशेष परिस्थिति में रोक सकती है। जैसे हरिद्वार में एक केस के तहत हरिद्वार में जैसे कोई व्यक्ति अंडा नहीं बेच सकता, आप हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे तो आपको अंडा बिकता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक। वहां पर चूंकि धार्मिक मान्यताओं के लिए कोर्ट द्वारा इसको रोक लगा दी गई और सरकार ने भी फिर उसको सहमति दर्ज की है, क्योंकि वो हिंदू धर्म की एक आस्था और उसका शहर है, तो हरिद्वार में कहीं पर भी आपको अंडे की बिक्री होती हुई नहीं मिलेगी, ठीक। अब ऐसे देखा जाए तो वैधानिक काम है, कोई व्यक्ति अंडे का ठेला तो लगा ही सकता है, वो कोई अवैधानिक काम तो है नहीं, उसको तो आर्टिकल 19(1) की 6 क्लॉज के तहत आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन चूंकि हरिद्वार के क्षेत्र में हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं का वो शहर है, तो इसके लेके कुछ लोगों ने केस किया था, तो कोर्ट ने बोला ठीक है कि इस एरिया में, इतने एरिया में आप कोई भी अंडा नहीं बेच सकते, ठीक। तो कुछ विशेष परिस्थिति मैंने बोला युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक। तो ये आपका अनुच्छेद 19 कंप्लीट हुई, ठीक। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। हालांकि जैसे ही देश में आपातकाल की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, सबसे पहले ये अधिकार ऑटोमेटिक वॉयलेट क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही आपातकाल की स्थिति, युद्ध की स्थिति या कोई ऐसी स्थिति होती है, सबसे पहले इसको किया जाता है ना। अब देखें कोई अगर कहीं पर दंगा प्रभावित क्षेत्र होता है, सबसे पहले आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक लगा दिया जाता है, ठीक। आप कहीं पर भी उसमें सम्मेलन नहीं कर सकते, धारा 144 लग जाती है IPC की, ठीक। फिर आप कहीं पर भी अबाध रूप से घूम नहीं सकते, है ना। ये सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है उससे, ठीक। तो ये हुआ आर्टिकल 19। अब हम अपने फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम के अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे आपातकाल हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आप यहीं से इसका महत्व समझ लीजिए कि ये दो मूल अधिकार ऐसे हैं कि देश में युद्ध की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, किसी प्रकार की स्थिति हो, सरकार इसको खत्म यानी कि सस्पेंड नहीं कर सकती, मतलब निलंबित नहीं कर सकती। इन सबको तो निलंबित कर दिया जाता है ना, उसको तो उस स्थिति में भी नहीं किया जा सकता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक।
अनुच्छेद 20 जो है वह बात करता है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। ये बोल रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को उसके अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाए। ठीक, मानिए जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी प्रक्रिया, आप सबसे पहले जाकर थाने में उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराते हैं, कंप्लेंट नोट कराते हैं, पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके जाती है, फिर उसका न्यायालय में केस चलता है और फिर न्यायालय जो है ये देखती है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, तब उसको जो है उस अपराध का दोष बनता है। लेकिन बिना सिद्ध हुए उसके दोष के उसको आप अपराधी नहीं मान सकते, ना उसको पनिश किया जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता है FIR तो कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ दिखा सकता है, चाहे उसने कुछ ना किया हो। कई बार FIR का मिसयूज होता है, कुछ लोग गलत ढंग से फंसाने के लिए भी FIR को लॉन्च करा देते हैं, तो क्या ऐसे वो व्यक्ति अपराधी हो गए? इन्हीं कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए इसमें एक संरक्षण दिया गया है। ठीक, 20 और 21 दोनों को, 20, 21, 22 तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 20 पहले क्या बात करता है? एक्चुअली अनुच्छेद 20 जो है 3 प्रकार से आपको संरक्षण देने की बात करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आर्टिकल 20 जो है वो 3 प्रकार के संरक्षण की बात करता है। 21 में, 22 और 23, यानी अनुच्छेद 20 का 1, 2 और 3, इन तीनों में इन 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 20 जो सबसे पहला संरक्षण देता है वो आपको क्या देता है? वो पहला संरक्षण है, अगर संवैधानिक भाषा में कहें तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक, अभी हम एक एक करके एक्स पोस्ट फैक्टो, अभी हम एक एक करके इनको बड़े ध्यान से और बड़ी गहराई के साथ समझेंगे। ठीक, अगर आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहें, ये थोड़ा सा टिपिकल अगर आपको लगे संवैधानिक भाषा, तो अपराध के समय कानून, ठीक, यानी जिस समय आपने कोई अपराध किया उस समय कानून में उसके लिए क्या सजा दी गई है उससे संबंधित बात करता है। क्या बात करता है अभी हम इसको देखते हैं। ठीक, अपराध के समय कानून, ये इजी भाषा में समझ लीजिए। ठीक, दूसरी क्या बात करता है? दूसरी बात करता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक ही दंड के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ये है आर्टिकल 22। ठीक, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। तो 1, 2, 3, तो पहला 1 है, दूसरा 2 है और जो तीसरा मैं लिखवाने जा रहा हूं वो है 3। ये क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभिशंसन से संरक्षण, ठीक, सरल भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, देखते हैं
बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, ठीक। यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इन क्रिमिनलाइजेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इन क्रिमिनलाइजेशन, ठीक। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 21 जो बोला है ना, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये आपको संरक्षण देता है, इसमें आपको ये छूट देता है कि जैसे मानिए आपने कोई क्राइम आज 2021 में मई के माह में किया, आज 2021 में आपने कोई क्राइम किया, ठीक, किसी भी प्रकार का क्राइम। मानिए आपने किसी व्यक्ति ने मानिए किसी का पॉकेट मार दिया, ठीक, सरल भाषा में, या फिर किसी विवाद में, मानिए किसी दो लोगों में विवाद हुआ और किसी व्यक्ति द्वारा किसी को चोट पहुंच गई, ठीक, यानी उसने मारा तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, समझ लीजिए, ठीक। कभी कभार हो जाता है कि आप किसी को गलतीवश छू जाता तो फ्रैक्चर हो जाता है। मानिए दुर्घटनावशी उस व्यक्ति ने अगर मारा तो उस व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसने जाके थाने में कंप्लेन नोट कराई, FIR लॉन्च कराई, फिर वो केस गया और कोर्ट ने कहा भाई गलती तो है, आपने उस व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर किया, आपको सजा दी जाएगी। अच्छा, अब मानिए आपको पता है कि हमारी कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, ये छोटे मोटे जो केसेस हैं इनका तुरंत तो निर्णय आता नहीं है ना। मानिए 2021 में किसी ने क्राइम किया है ना, और इसका निर्णय आते आते, यानी जब आपका फैसला सुनाने की बात आई तो 2021 से 2025 आ गया, 4 साल बाद। अब मानिए 2021 में आप किसी व्यक्ति का अगर आप हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं तो IPC की धारा फला के तहत आपको मानिए ये प्रावधान हो कि भाई फला व्यक्ति को 3 महीने की सजा, है ना, मैं सपोज की बात कर रहा हूँ, 3 महीने की सजा या इतने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक। और जब 2025 आया, हो सकता है तब तक IPC की किसी धारा में संशोधन हो गया, है ना, और बोल दिया क्योंकि अब अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। तो अब कोर्ट जो जब निर्णय देगी तो आपको 2025 के अनुसार नहीं देगी, 2021 के अनुसार देगी। अब वो ये नहीं कहेगी कि अच्छा आपने हाथ फ्रैक्चर किया था तो भाई 3 साल की सजा दो, तो आप बोलेंगे अरे सर आर्टिकल 20 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि जब हमने अपराध किया था उस समय कानून क्या बोल रहा था, उस समय कानून बोल रहा था कि भाई 3 महीने का दंड या कुछ रुपए की सजा है, तो आप ये दीजिए, तो कोर्ट आपको यही देगी, ठीक। ऐसे ही अगर बाद में होने वाले कानून, यानी कोई कानून ऐसा भी नहीं, मानिए अब मानिए ये तो हो गया बाद के कानून से आपको उसने रोक लगा दी, जब आपने अपराध किया तब उस समय क्या करना था, सिंपल भाषा में। अब मानिए आज आपने कोई क्राइम किया, ठीक, और जैसे क्या था आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कम सामान तोल लेता था तो जो शहनाई मंडी होते थे या दरोगाए मंडी, वो अगर उनके पास शिकायत आती थी किसी व्यक्ति ने घटतौली की है, किसी बाजारी व्यापारी ने अगर 1 किलो में उसने मानिए 800 ग्राम सामान तोला, 200 ग्राम जो है उसने सामान की चोरी कर ली, और अगर ये प्रूव हो गया तो उस व्यक्ति के शरीर से 200 ग्राम मांस निकाल लिया जाता था। आज क्या ऐसा होगा? आज अगर आप किसी दुकान पे जाए और उसने आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे दिया और आप गए, तो क्या कोर्ट उसको ये सजा देगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय 200 ग्राम सामान निकालने पे 200 ग्राम मांस निकाल लिया था? नहीं। तो पहले क्या कानून था उससे मतलब नहीं है, कल क्या होगा उससे मतलब नहीं है। जिस समय अपराध किया जा रहा है उस समय कानून क्या बोलता था वही सजा व्यक्ति को दी जाएगी, ये बोलता है आर्टिकल 21। दूसरा बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा दी जाएगी, है ना। यानी मानिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, ठीक, अब उसने एक ही समय में 2 क्राइम या 3 क्राइम किए, तो ये नहीं उसको अलग अलग सजा दी जाएगी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का खून कर दिया और फिर गया उसने कहा यार आर्टिकल 22 में लिखा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, तो एक काम करते हैं कभी खून कर दे रहे हैं, जा रहे हैं तुरंत जा रहे हैं, बगल वाले पड़ोस उससे भी बड़ा मेरा विवाद था मैं उसका भी खून कर दे रहा हूँ,
एक और पड़ोसी था उसका भी खून कर दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं, तब तो 3 लोग अलग अलग केस करेंगे ना आपके ऊपर, ठीक नहीं। उसमें प्रावधान क्या है, जैसे मानिए किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, ठीक, और वो अभियुक्त जो है न्यायपालिका के विषय में दोषी सिद्ध हो गया, लेकिन उसने हत्या के समय क्या किया था कि जब वह गया घर में, तो सबसे पहले जब वो गया तो एक जो धारदार हथियार या चाकू लेकर आया था वो उसने एक दुकान से चोरी किया था, तो चोरी करना भी एक क्राइम है, तो ये तो एक हो ही गया, ठीक। और जब वो उस घर में गया तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक व्यक्ति को मारा, ठीक, कुछ लोगों को मार के घायल कर दिया और उस घर में लूटपाट और चोरी भी कर ली। अब इसने ये सारी चीजें एक ही इंसिडेंट में की। भाई उस घर में उस व्यक्ति की इसको हत्या करनी थी, तो इसने चाकू चुराया एक व्यक्ति की दुकान से, उसने कंप्लेंट नोट कराई, भाई मेरी दुकान से फला व्यक्ति चाकू चोरी करके ले गया, एक कंप्लेंट नोट हो गई, ठीक। अब जिसके यहाँ गया उस व्यक्ति को मारने गया था, ठीक, उसके यहाँ धन बहुत था, उसने सोचा पैसा लूट के उसको मार देंगे। अब जब गया तो घर के किसी लोगों ने देख लिया, तो उसको उन्होंने मारा ना, वो घायल हो गए, बेहोश हो गए, उनको भी काफी चोटें आ गई, तो वो भी एक क्राइम है। उस व्यक्ति के घर में जितनी पैसा था वो लूट के ले गया, प्लस उस व्यक्ति की हत्या भी कर दी, तो ये सारी चीजें की। तो जब सिद्ध हो जाएगा, तो जब क्राइम होगा तो सारी चीजों को देखकर उसको एक बार सजा दे दी जाएगी। अब ये नहीं है कि अच्छा तुमने चाकू वाले का वो किया था तो अब ये सजा पूरी कराए, हत्या ये जो क्राइम किया था उसने सजा पूरी कर लिया है, अरे तुमने उस वक्त उनको घायल भी किया था अब फिर सजाओ, ठीक। तो एक बार के लिए एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का दंड दिया जाएगा, एक है ना, 2 बार दोहरा दंड नहीं दिया। इसी प्रकार तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। आप देखते हैं एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जेल कस्टडी, दोनों में अंतर होता है। पुलिस कस्टडी क्या होती है, पुलिस अपने पास उस व्यक्ति को रखे रहती है, और जेल में कोर्ट जब उसको ऑर्डर देती है तो जेल चला जाता है। पुलिस कस्टडी बड़ी टफ हो जाती है। आर्टिकल 23 में कहा गया कि आप किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, है ना। अक्सर इसीलिए जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है और जब पीटती है तो वो तुरंत बोल देता है कि हाँ हमने किया है, ठीक। क्यों, क्योंकि उसको पता है आर्टिकल 23 के तहत उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसको अपने लिए गवाही देने के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। वो तुरंत कोर्ट में जाएगा, पलट जाएगा, बोलेगा सर हमने तो बोला ही नहीं, ये तो हमको जबरदस्ती मार रहे थे सर, तो हमने बाहर से बचने के लिए चीज की है ना, तो मजिस्ट्रेट के सामने जाके पलट जाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक। यानी कि अब आप किसी को मार रहे हैं तो आपने मार मार के उसको तैयार किया ना, भाई बोलो बोलो, तो आप उसको पीट नहीं सकते। आपने इच्छा से स्वेच्छा से चाहे तो अलग बात है, ठीक है, कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, लेकिन पीट पीट के नहीं। क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि साहब मैंने, भाई होता क्या, अगर कोई क्रिमिनल होता भी है ना तो पुलिस के पास जो जाता है, पुलिस मारना चालू करती है तो मार से बचने के लिए तुरंत बोल देता है कि हाँ हमने किया। उसको पता है यहाँ पर जो मैंने बयान दिया कोई माने नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं वहां जाऊंगा पुलिस उसको रिपोर्ट के लगाएगी सर इन्होंने ये बयान दिया था, ये तुरंत बोल देगा अपने वकील से बात करवा के कि सर वहां पर उनको जबरन मारा जा रहा था इसलिए मुझे मजबूरी बोलना पड़ा, मैंने स्वेच्छा से नहीं बोला, मुझे बाध्य किया गया। और ये उसके आर्टिकल 23 का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, कैंसिल हो जाता है। इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो नार्को टेस्ट होता है ना, आपको पता है सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है व्यक्ति को, ठीक। अब आपको पता है जो घात किस्म के अपराधी होते हैं वो जल्दी तो अपना जो क्राइम है उसको कबूलते नहीं, तो क्या करते हैं वो उसमें सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इससे जो है उसका मस्तिष्क जो है वो अवचेतन हो जाता है, ठीक, और फिर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। भाई झूठ व्यक्ति कैसे बोलता है, झूठ व्यक्ति तभी बोलता है जब उसका मस्तिष्क उसके कंट्रोल में होता है ना। तो जब मस्तिष्क उसके कंट्रोल में नहीं होगा तो व्यक्ति से जो आप पूछा जाएगा वो सच सच बता देगा जो होगा। तो नार्को टेस्ट में जब सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन लगता था तो उसके माइंड से उसका कंट्रोल चला जाता था और लोग आराम से उससे पूछ लेते थे। लेकिन फिर जो वकील जो है इसके तहत चले गए कि सर देखिए वो तो तैयार था नहीं, ये तो आर्टिकल 23 जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन लगा दिया, वो तो होश में ही नहीं है। तो नार्को टेस्ट आपको पता है, एक टेस्ट होता था पॉलीग्राफी टेस्ट, है ना, एक होता था ब्रेन मैपिंग, ठीक। ये सारे टेस्ट को इसी के तहत रोक लगा दी गई है। किसके तहत? प्रोहिबिटेड। इसके तहत आर्टिकल 23 के तहत इन सारे टेस्ट पे, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट को प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाँ,
डीएनए टेस्टिंग अलाउड है, डीएनए टेस्टिंग करा सकते हैं, ठीक, लेकिन ये नहीं, वो भी डीएनए टेस्टिंग हो सकता, वो आर्टिकल 23 के दिया था, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक। तो क्योंकि माना जाता था ये किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही दिलाई जाए, तो ये आर्टिकल 23 है। तीन परिस्थितियों में आपको जो है जो अनुच्छेद 20 है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बचा रहा है, ठीक। अब इसी अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में अगला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ठीक। मैंने बोला अनुच्छेद 20, 21 और 22 बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझिएगा, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सबसे विस्तृत रूप से और सबसे व्याख्यायित रूप से इसको डिस्कशन किया। ये प्रीलिम्स के लिए जितना आपको इम्पोर्टेंट है, ये मेंस की दृष्टि से भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप राज्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे जब मेंस के, तो आर्टिकल 21 पर डिटेल में क्वेश्चन आया मेंस को कि अनुच्छेद 21 को व्याख्यायित करें, क्या है, कैसा है, ठीक। और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब शरीर, देह की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों शब्दों को देखिए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भाई अनुच्छेद 22 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 22 बोलता है कि भाई किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विधि के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तभी उसके प्राण जो है लिए जा सकते हैं, वो भी कैसे? लीगल, जो कानून बनाया गया उसके तहत, ठीक। मानिए भारत में किसी व्यक्ति को अगर कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड मिलता तो उसका प्रावधान है कि उसके प्राण जो है वो फांसी के तहत दिए जा सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि इसने बड़ा जघन्य अपराध किया, इसको रोड में लटकाकर जो है गोली मार दो, नहीं। अगर जघन्य अपराध की जो सजा मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड फांसी के द्वारा ही संबंधित व्यक्ति को दी जा सकती है, राइट। तो किसी व्यक्ति को इसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता इससे भी आगे की बात करता है, ठीक। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसको कानून के अनुसार जो सजा होगी उसके अनुसार उसके प्राण लिए जाएंगे, मैंने बताया। इसी अनुच्छेद 21 का अधिकार इसीलिए बड़ा विस्तृत हो जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। लेकिन ये बताइए, अब कोई व्यक्ति इतना अंधाधुंध विकास करके जो गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन, हवा भी शुद्ध नहीं, वायु भी शुद्ध नहीं, और कोई व्यक्ति अगर खराब हवा लेकर मर रहा है तो इसमें किसका दोष है? क्या उसकी जान विधि के अनुसार गई है? नहीं। इसीलिए तो सरकार जो है जो कोर्ट्स हैं वो प्रोटेक्शन इसके लिए होता है। आप देखिए अभी जो इस बार नवंबर 2020 की दिवाली बीती है, कुछ लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए कि सर अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सर हमने कोई क्राइम तो किया नहीं, क्या शुद्ध हवा लेना हमारा अधिकार नहीं? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल है। उन्होंने बोला कि लोग इतनी मात्रा में पटाखे छुड़ा रहे हैं, इससे पूरी हवा प्रदूषित हो जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हम अस्थमा के मरीज हो रहे हैं, और जो मेरी आयु पहले थी, हम कितनी बीमारियों से ग्रसित होकर मेरे यहाँ किसी की लोगों की डेथ हो जा रही है। तो ये तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि ये विधि के अनुसार तो उसके प्राण से लिया नहीं जा रहा है, किसी की गलती की सजा मुझको मिल रही है, ठीक। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल। तो कोर्ट ने इसीलिए कुछ प्रमुख शहरों में पटाखों पर जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार से सीएनजी वाहनों का भी प्रयोग कराया गया था, है ना, क्योंकि डीजल वाहन जब चलते थे तो उससे काफी प्रदूषण जो है पर्यावरण में फैलता था और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। तो कुछ लोग कंप्लेन लेके पहुंचे
तो चूंकि ये मूल अधिकार का मामला है तो आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लोग गए अनुच्छेद 21 के तहत और न्यायपालिका ने कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिल्कुल डीजल वाहनों से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और उनकी जान जा सकती है, तो आप डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करके सीएनजी वाहन चालू करें। वर्तमान में आप देखिए कोरोना महामारी से पीड़ित होकर लोग अकाल समय में मृत्यु को कितने लोग ग्रसित हो गए हैं। हमने देखा हर किसी यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया, फर्स्ट स्ट्रेन में भी खोया था, लेकिन फर्स्ट स्ट्रेन इतनी घातक नहीं थी जितनी सेकेंड था। तो अब आप देखिए क्या वो व्यक्ति विधि के अनुसार मर रहा है? ठीक, अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहा है तो ये विधि के अनुसार वंचित नहीं हो रहा है, ये एक तरह से अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हो क्या रहा है, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अब इसके लिए भाई एक लाइलाज बीमारी है ना भाई, एक अचानक से आपको विविधता आ गई तो सरकार, प्रशासन, अधिकारी, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीनेशन बन रहा है। अब वो डबल म्यूटेंट अगर आ गया उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक, तो ये विधि के अनुसार तो इसकी मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं कि किसी की वजह से ही हो रहा है ना, किसी की वजह से। हाँ, कुछ कमियां हैं, उसको सुधारने का प्रयास निरंतर दिशा में सरकारें भी प्रयासरत हैं, हमारे डॉक्टर्स भी प्रयासरत है, हमारे साइंटिस्ट भी प्रयासरत है, सब अपने स्तर पर प्रयासरत कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक, और हम सबका भी सहयोग चाहिए, लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। तो जो ये प्राण की बात है, ये यही बात करता है कि भैया कोई व्यक्ति यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करके उसकी जान नहीं जा सकती कि आप पानी गंदा कर दें। अब कोई अशुद्ध पानी पिएगा मर जाएगा। ठीक, तो इसके लिए फिर राज्य दोषी होगा, क्योंकि ये उसका मूल अधिकार है कि किसी व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा ये सब तो प्रदान हो ही हो। ठीक, क्योंकि अगर वो स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा के बिना मिल रहा तो एक तरह से उसके विधि के द्वारा उसके प्राणों को नहीं लिया गया, ये गलत ढंग से लिया गया जो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा, अब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से त्रस्त हो गया तो क्या वो आत्महत्या कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अपने कोई व्यक्ति से उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आप विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं। अब आपने की, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की, सुसाइड कमिट किया, वो मर गया, अब तो बात ही अलग हो गई। भाई मर गया तो किसकी सजा? लेकिन अगर वो बच गया तो सुसाइड का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विधि द्वारा नहीं स्थापित है कि आप अपने हिसाब से मर जाएं। अगर वो मर गया तब तो बात खत्म, लेकिन अगर वो व्यक्ति बच गया तो सुसाइड कमिट करने के उसमें आईपीसी की धारा 309 के तहत उस पर, आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक, तो तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य भी राज्य का विषय है। भाई कोई व्यक्ति किसी चीज के अभाव में ना मरे, इसीलिए आप देख रहे हैं सरकार रोज प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से पूछा है कि ऑक्सीजन की पिछले 1 साल में आप जो है सप्लाई क्यों नहीं कर पाए, आप पिछले 1 साल में ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि लोग अगर ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वास्थ्य को देखना आपकी जिम्मेदारी है। उसके प्राण से वो विधि के अनुसार वंचित नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं है, वेंटिलेटर क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है। ठीक, आप इसकी समुचित तैयारी क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब दें। तो अगर इन तीनों प्रकार में किसी प्रकार से वो व्यक्ति मर रहा है तो फिर वो उसके प्राण विधि के अनुसार नहीं जा रहे, गलत ढंग से जा रहे हैं, तो ये एक तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए सरकारें अक्सर इस पर कानून बनाई जाती है। अब इसी की अगली चरण है दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी की और आगे की बात करता है। भाई सिर्फ मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ खाना खाना और जीना, भाई हम लोग खाना क्यों खाते हैं? जीने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ खाना खाने से सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है क्या? अरे बहुत सारी चीजें। अगर किसी व्यक्ति को आपको मैं कमरे में बंद कर दूं, ठीक, और बोल दूं कि ये छोटी सी ऊपर रोशनदान बना दिया गया, अगर हम लोग कोई बंद कर दे, बोले यहाँ से हवा आ जाएगी, पानी आ जाएगा और ये खाना तुम्हारे कमरे में डाल दिया जाएगा, तो क्या वो जीना है? नहीं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि आप उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को किल कर रहे हो। तो अनुच्छेद 21 में पर्सनल लाइबिलिटी को बहुत व्याख्यायित किया गया। एक्चुअली ये केस था मेनका गांधी केस 1978 का। इसी केस में मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को सरकार ने जब्त कर लिया। मेनका गांधी जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा ये अनुच्छेद 21 के तहत मेरी पर्सनल लाइबिलिटी पे किल है। मैंने कोई उस हिसाब का जघन्य अपराध नहीं किया कि मेरे
जो है पासपोर्ट को जब्त किया जाए, है ना। किया जाता है पासपोर्ट किसी व्यक्ति का जब अगर वो उस पर उस प्रकार का चार्ज हो। नॉर्मल किसी उसके लिए आप मेरा कैसे कर सकते हैं, ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अनुच्छेद 21 को व्याख्यायित किया कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति से इन चीजों को भी ले रहे हैं तो ये सब किस में आएगा, ये सब उसकी पर्सनल लिबर्टी में आएगा। क्या क्या चीज, जैसे किसी व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है, ठीक। अगर उसने कोई उस स्थिति का जघन्य क्राइम किया तो सरकार किसी व्यक्ति को विदेश जाने से नहीं रोक सकती। अगर ये आपने रोका तो एक तरह से आपने अनुच्छेद 21 का यानी उसके मूल अधिकार का उल्लंघन किया। तो विदेश जाने का अधिकार उसको प्राप्त है, उसको एकांतता का अधिकार है। किसी व्यक्ति का मन है कि वो एकांत में रहे, एकांतता का अधिकार है ना। भाई किसी व्यक्ति का मन है उसको अकेले घूमना, अकेले रहना सब पसंद है, उसका अधिकार है। अब कोई 4 लोग आके बिल्डिंग में ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब आपने मकान लिया आप अकेले क्यों रहते हो यहाँ पर, ये तो नहीं होगा, इस बिल्डिंग में आप अकेले क्यों। उसका मन है, उसको अकेले अच्छा लगता है ना, तो वो अकेले रह सकता है, ये भी उसका अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना चाहे, कोई व्यक्ति अकेले रहना चाहे, ये उसका अधिकार है। कोई व्यक्ति सोशल होता है, कोई नहीं होता, ये उसका अधिकार है। तीसरा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना। आपने देखा होगा तो अभी 2 साल पहले इसको जोड़ा गया और बहुत चर्चा में रहा था। निजता का अधिकार किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को आप किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है ना। भाई सही बात है, मानिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, तो कोई IAS है, कोई IPS है, आप उससे मिलने जाओगे, वो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, एज ए ऑफिसर वो आपसे अलग ढंग से बात करेगा। ऑफिस में जैसे सारी चीजें होती है, लेकिन हो सकता है अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो एक अलग ढंग से रहेगा, है ना। क्यों, ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अपने घर में कैसे रहता है। अब ये नहीं कि आप वो कहीं अपने जो है अपने कहीं फैमिली के साथ कहीं बैठे और आपने वीडियो बना के डाल दिया, नहीं, वो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी है ना। आप हम सबका ऐसा अधिकार है। मैं आपसे आज यूट्यूब के आपके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपसे रूबरू, ठीक। हो सकता है आप मुझे कल को कहीं देखे अपने मित्र के साथ, आप कह रहे सर तो उस प्रकार से, अरे बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं, बड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मेरी पर्सनल लिबर्टी कि मैं कैसे रहूं, ये मेरी राइट टू प्राइवेसी है ना। इसी के तहत अरे आप लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने मेरा बिना पूछे फोन कैसे टच कर लिया, बिल्कुल सही बात है, ये उसकी प्राइवेसी है। तो अपने दोस्त से किस प्रकार से क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके उसमें जाकर झांके, ये उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ चिकित्सा पाने का अधिकार, ठीक, ये भी है। कोई व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में नहीं मर सकता। जैसे मानिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसकी जिम्मेदारी है कि घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज प्रदान कराया जाए, पुलिस का इंतजार किए बिना। पुलिस जब आएगी तब देखा जाएगा, आप उसको तुरंत उपचार प्रदान कराए। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसने वो इलाज करने से मना कर दिया तो अनुच्छेद 21 के तहत ये उल्लंघन होगा, ठीक। आप उस घायल व्यक्ति का तुरंत इलाज करिए, फिर उसके रिश्तेदार, नातेदार, पुलिस जो आएगी वो कार्रवाई अलग की बात है, पहले उसका तुरंत उपचार किया जाए। इसी प्रकार से एक और है निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। कोई व्यक्ति अगर जिसके पास खाद्य सामग्री यानी राशन खरीदने का पैसा नहीं है और वो भूख से मर रहा है, तो राज्य का एक दायित्व बनता है कि इसकी भूख की पूर्ति करे। उस व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो सरकार से मांगे, वो भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि अगर वो भूखा मरा तो वो विधि द्वारा उसके प्राण नहीं लिए जा रहे, वो गलत तरीके से मरा, ठीक। तो ये उसकी पर्सनल लायबिलिटी है। तो सरकार इसीलिए देखिए कोरोना पैंडेमिक के समय कई लोग, लाखों लोग यहाँ से वहाँ पिछली बार माइग्रेट करके गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज जिनका जीविकोपार्जन का है ना, ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोमचे वाले जो रोज लगाते होंगे, मजदूर, मिस्त्री, सब्जी वाले, फल विक्रेता जो रोज ठेला लगाते होंगे, रोज कमाते होंगे, रोज खाते होंगे। लॉकडाउन में उनकी, आज वर्तमान में भी चल रहा है, उनकी जीविकोपार्जन पे बहुत असर हुआ। तो सरकार ने पिछली बार फ्री राशन जो है, निःशुल्क खाद्य सामग्री उनको दी ताकि कोई व्यक्ति भूखे ना हो सके ना। सरकार ने बड़ा सराहनीय कार्य किया। प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम जो है पर यूनिट के हिसाब से राशन दिया गया है ना। तो ये है। इसी में एक है आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, है ना।
इसको बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक, इसके तहत राज्य शिक्षा का राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान कराएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान कराएगा, है ना। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आज 6 से 14 वर्ष तक के बालक का अधिकार है कि वह सरकार से बोले कि वो आए और उसको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उसको प्रदान की जाए। ठीक, और सरकार प्रदान भी कर रही है। ठीक, क्योंकि शिक्षा पाना भी आज जो है उसके जीवन के मूल अधिकारों में है। अगर किसी बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का उसको शिक्षा नहीं मिल रही है तो एक प्रकार से आप उसकी दैहिक स्वतंत्रता को जो है छीन रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक, तो आज हमने अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 21 तक को देखा। ठीक, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 22 बचा, वहां से लेके बाकी के मूल अधिकार तक यानी अनुच्छेद 22 से 35 तक के मूल अधिकारों को कल हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं कि आज जितने भी अनुच्छेदों को हमने देखा है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक, वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, और बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनको हम कल चर्चा करेंगे 22 से 35 तक। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।